अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सीधे तौर पर कहा कि समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है। यानी ये समृद्ध कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व तनाव जितना भी चल रहा है, मध्य पूर्व तनाव जितना भी हो रहा है, उसमें सीधे तरीके से ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं कि किसी दिन यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन जाती है तो किसी दिन यहाँ पर जो है सकारात्मक स्थिति बन जाती है। जैसे भारत में ऑड इवन लागू किया गया था कि ऑड के दिन ऑड नंबर की गाड़ियां निकलेगी, इवन के दिन इवन नंबर की गाड़ियां निकलेंगी, और वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है मध्य पूर्व तनाव में। कभी एक दिन में देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे तरीके से बयानबाजी करते हैं कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, हमारी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत है, और दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के जो अधिकारी है जैसे मार्को रूबियो की हम बात करें तो वो सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि अभी भी जो है वार्तालाप के जो मार्ग है वो खुले हुए हैं। देखिए अंकुर, सीधे तौर पे इस पे सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आखिरकार अमेरिका दावे बहुत सारे कर रहा है, ईरान भी कई सारी बातें रख रहा है अपनी, लेकिन सहमति जो है वो दोनों देशों के बीच अब तक बनते हुए दिखाई नहीं दे पा रही है। मार्को रूबियो का आपने जिक्र किया। देखिए एक और गौर करने वाली चीज ये भी है जो हम दर्शकों को बता दें कि मार्को रूबियो 23 से लेकर 26 मई तक हिंदुस्तान के भी दौरे पर रहने वाले हैं। ऐसे में ये उम्मीद इस चीज को लेकर भी जताई जा रही है कि दरअसल जो खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है उसको लेकर कुछ सकारात्मक संदेश जो है वो, और भारत भी जो है अपना रुख जो है उनके सामने जरूर रख सकता है। लेकिन बहरहाल बात की जाए कि दोनों देशों के बीच देखिए फिलहाल जो है जो युद्ध विराम है और जो इतने दिनों से तनाव चल रहा है उसमें पाकिस्तान की जो भूमिका रही है, उसके बाद अब ये संकेत सामने निकल के आ रहे हैं कि देखिए कुछ सकारात्मक संदेश जो है वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ परिणाम ऐसे हो सकते हैं जो सकारात्मक बदलाव जो है उन सभी खाड़ी देशों के लिए भी हो सकते हैं, अमेरिका के लिए भी हो सकते हैं, ईरान के लिए भी हो सकते हैं और इजराइल के लिए भी हो सकते हैं। और देखिए एक और गौर चीज करने वाली ये है क्योंकि देखिए इस पूरे युद्ध में अगर किसी को एपी सेंटर के तौर पे देखा जाए, यानी कि कोई ऐसा विषय जो एपी सेंटर इस पूरे युद्ध में बना हुआ है, तो वो दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। क्योंकि उसमें जो है तेल संकट को लेकर सबसे बड़ी चीज वहां खड़ी हो रही है। 20 से 30% के आसपास का तेल आयात जो है वो उस रास्ते से होता है। ऐसे में दोनों ही देश, चाहे अमेरिका की बात कर लें चाहे ईरान की बात कर लें, दोनों उस पर जो है अपना नियंत्रण पाने की बात कर रहे हैं। ईरान ने कई सारी चीज़ें जो है अपनी रखी हैं राउंड द टेबल्स। जब मध्यस्थता की बात सामने निकल के आती है, पाकिस्तान इसमें जो है एक किस्म से बीच रास्ते का काम कर रहा है, क्योंकि मध्यस्थता का सारा जो श्रेय है वो पाकिस्तान अपने मत्थे लेना चाह रहा है। ऐसे में देखिए अंकुर, एक और गौर करने वाली चीज़ ये भी है कि देखिए इन सब के बावजूद भी जो सैन्य शक्तियां हैं इन तमाम देशों की, वो इस इलाके के आसपास मंडराते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन समृद्ध, क्या ये कहना ठीक होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सीधे तौर पर ये मांग है कि ईरान अपना सारा का सारा यूरेनियम जो सोर्स है, जो ऑर्गेनिक यूरेनियम जो ईरान के पास रखा हुआ है वो अमेरिका को दे दे, और ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स ना रखे, न्यूक्लियर एनर्जी ना रखे अपने पास। और सीधे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि अगर ईरान के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं या न्यूक्लियर स्टोरेज होता है और यूरेनियम होता है तो उससे यूरोप को खतरा है, खाड़ी देशों को खतरा है, इजराइल को खतरा है और उसके बाद अमेरिका को खतरा है। और वहीं ईरान ये भी कह रहा है कि अमेरिका के नए प्रस्ताव से दोनों पक्षों के बीच कुछ मतभेद कम हुए हैं। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब बातें जो है वो बनती भी नजर आ रही है। और सबसे बड़ा विवाद ईरान के यूरेनियम संवर्धन, जो कि एनरिच्ड यूरेनियम कार्यक्रम को लेकर हुआ, क्योंकि सबको पता है समृद्ध, यहाँ पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स में जब पहली वार्ता हुई थी उसी में यूरेनियम की मांग रख दी गई थी, लेकिन उसी के बाद से जो है 22 घंटे वो वार्ता चली थी और उस 22 घंटे की वार्ता के बाद जो हुआ है उसका परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। और आपको क्या लगता है कि सीधे तौर पर यहाँ पर जो यूरेनियम की मांग की जा रही है और ये न्यूक्लियर वेपन्स की मांग की जा रही है, मतलब बोला जा रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते, और अगर ईरान अब जाकर अगर इनकी शर्तें मान लेता है तो क्या ईरान की गलती नहीं होगी? देखिए ईरान की तो कई सारी गलतियां इसमें कई सारी मानी जा सकती हैं, क्योंकि ईरान काफ़ी लंबे समय से अपनी बातचीत रखने के लिए जो है वो अग्रसर था। ईरान लगातार कह रहा था कि देखिए हमारी ये मांगे हैं, इन पे जो है अगर सहमति बन जाती है तो हम जो है एक स्टेप बैकफुट आ सकते हैं। अमेरिका अपने अड़े अटका पड़ा था, ईरान अपने अड़े अटका पड़ा था, दोनों देशों के बीच जो सहमति है उसको लेकर नहीं थी। और ये बात शुरू से ही देखिए एक किस्म से पता है सबको कि असल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ईरान के अंदर, उसके ऊपर जो है कब्जा अमेरिका अपना जमाना चाहता है। अमेरिका लगातार ये कहता है कि देखिए मुझे उस पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहिए,
है मैं ईरान को इन सब चीज़ों से रोकना चाहता हूं। ये पहले दिन से जो है अमेरिका ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया, जो पूरी दुनिया भली भांति जानती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो यूरेनियम भंडार के अंदर देखिए इस तरीके की खबरें सामने निकल के आना, और उसके बाद देखिए यहां सहमति तभी बन सकती है जब दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन हो। नेगोशिएशन में देखिए एक विन विन सिचुएशन कहा जाता है। ऐसे में जब दोनों ही देशों के लिए देखिए यहां पे जो है सहमति बन जाती है, दोनों देशों को यहां पे जो है कोई एतराज नहीं होता है, तभी जाके कहा सकता है कि देखिए युद्ध जो है वो कुछ कम होते हुए, या फिर यूं कहे कि कुछ सकारात्मक प्रभाव या फिर कुछ सकारात्मक संदेश मिलते हुए जो है वो इस पूरे युद्ध की वजह से सामने निकल के आ सकते हैं, क्योंकि विश्व पे तो पूरा असर इसका पड़ ही रहा है अंकुर। लेकिन समृद्ध ईरान ने अभी तो साफ कहा है कि उसका यूरेनियम भंडार जो है वो देश के अंदर ही रहेगा। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करी, वो भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है, और ईरान ने पहले जहाजों से हॉर्मुज से गुजरने पर शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा था, और अमेरिका और उसके सहयोगी जो देश हैं उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और अगर चलिए विरोध भी कर रहे हैं तो सप्लाई तो अभी भी प्रभावित ही हो रही है, तेल के दाम अभी भी बढ़ ही रहे हैं, हर देश उस दाम की बढ़ोतरी से अभी भी जूझ ही रहा है। तेल बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि युद्ध और बातचीत दोनों साथ चल रहे हैं, और कई देशों को डर है कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा संकट और बढ़ जाएगा। और अमेरिका और ईरान के बीच ये जो अस्थायी युद्ध विराम लागू है उसमें उल्लंघन भी कई बार हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है समृद्धि, कि सोचने वाली बात है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब हर देशवासी को ये लगा होगा, सारे देशों को ये लगा होगा कि अमेरिका खड़ा है सामने ईरान के, अमेरिका जो है तुरंत ईरान को घुटने ऊपर ले आएगा। लेकिन ये जो युद्ध इतना लंबा चलता चला गया, जिसकी आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं दर्शकों, जिसकी आज भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, समृद्धि अपने आप में बहुत अचंभित बात है, अचंभे में डाल देती है ये बात। देखिए अमेरिका अपने आप में बहुत सुपर पावर देशों में जो है शुमार है। अमेरिका के पास सैन्य शक्तियों की कोई कमी नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की कोई कमी नहीं है, तकनीक की कोई कमी नहीं है, नवाचार की कोई कमी नहीं है, डिप्लोमेसी की कोई कमी नहीं है। अमेरिका इन सब चीज़ों से बहुत शक्तिशाली रूप में जो है अपने आप को जो है प्रस्तुत करता है पूरे विश्व के सामने। ऐसे में आपका मुकाबला किससे चल रहा है? ईरान से चल रहा है। छोटा देश है, उतनी सुविधाएं जो है ईरान के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईरान जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर डटकर जो है इन 3 महीनों तक टिका हुआ है बाजार में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सफलता ईरान के लिए भी है, और एक प्रश्न चिन्ह जो है वो अमेरिका के ऊपर भी है। और देखिए क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया और हम भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर दोनों ही देश जो है वो अपना नियंत्रण चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि देखिए हमारे पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो आ जाए। अमेरिका ने पहले दिन से देखिए इस चीज़ पर जो है अपनी शर्तें रखी हैं, और अमेरिका चाह रहा है कि देखिए मैं किसी तरह जो है उस पर कब्जा अपना जमा लूं, वो तो ये बात की चीज़ है। लेकिन देखिए हम लगातार कहते हैं कि अगर 100 लीटर तेल अगर पूरे विश्व को ज़रूरत है तो उसमें से 20 से 30 लीटर के आसपास का तेल जो है वो दरअसल उसी रास्ते से आता है। 20 से 30% के आसपास की जो पूरी तेल की आयात है वो दरअसल उसी रास्ते से पूरी होती है। ऐसे में अगर आप जो है 20 से 30 लीटर के तेल पर अगर आप नियंत्रण चाह रहे हैं तो इसका असर पूरे वैश्विक बाजार पे ज़रूर पड़ेगा, और पड़ते हुए दिखाई दे भी रहा है। हिंदुस्तान का ही अगर हम जिक्र कर लें अंकुर, तो किस तरीके से पहले जो है यहाँ पर जो प्रीमियम पेट्रोल्स हैं उनके तो शुरुआती दौर में ही हमने देख लिया था कि जो है पैसे जो है वो बढ़ गए थे, रेट्स बढ़ गए थे। उसके बाद अब जो है नॉर्मल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भी जो है इजाफा देखने को मिला है देश के अंदर। कोई नई चीज़ नहीं है। कई सारे शहर ऐसे हैं जहां पहले से जो है 100 के पार पेट्रोल था, और जहां 100 के नीचे था वहां भी देखिए जहां 94-96 के आसपास पेट्रोल चल रहा था वहां अब 99-100 के आसपास, यानी कि तकरीबन 3 रुपये के आसपास पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर के आसपास का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। तो यानी ये जो नियंत्रण की बात चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है बात कर रहे हैं, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है दोनों ही देश यहाँ चाह रहे हैं। और देखिए इस चीज़ पे कोई गुरेज वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से छोटा देश होने के बावजूद, उतनी सैन्य शक्तियाँ ना होने के बावजूद, उतना बड़ा वर्चस्व, या यूं कहें कि अगर ताकत, नवाचार और सैन्य शक्ति का अगर हम कंपैरिजन करें तो अमेरिका किसी भी श्रेणी में जो है वो पहले नंबर पे ज़रूर आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईरान जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ टिका हुआ है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है अंकुर। देखिए समृद्ध, सीधे तौर पर कहें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध की शुरुआत भी कहीं ना कहीं अहंकार में करी थी, और इस युद्ध का खात्मा भी, इस युद्ध को खत्म भी वो कहीं ना कहीं अहंकार में करना चाहते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जब उनके ही देश की मीडिया उनसे पूछती है डोनाल्ड ट्रंप से कि आप अमेरिका के लोगों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये बात सच है, इस युद्ध की वजह से अमेरिका भी भुगत रहा है, अमेरिका भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, अमेरिका भी आर्थिक भुगताई कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप सीधे तरीके से ये कह देते हैं कि मुझे अमेरिकन्स की आर्थिक स्थिति पर ना कुछ बोलना है, ना मुझे कुछ फर्क पड़ता है, मेरी आंखों के सामने सिर्फ ईरान है और मुझे ईरान को घुटनों पे लाना है। और अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होता है तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। और इसी बीच ईरान भी चेतावनी दे देता है कि किसी भी नए हमले से पूरा क्षेत्र जो है बड़े युद्ध में बदल सकता है।
यानी ईरान ने सीधे तरीके से कह दिया कि आप हमसे बात कीजिए, आप हमसे वार्तालाप कीजिए, मध्यस्थता लेकर आइए, हम युद्ध विराम को लेकर बात करते हैं, लेकिन अगर आपने हमला करने की कोशिश की या हमला किया तो जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी आएगी, ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। और आपको बता दें कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने भी तनाव कम करने की कोशिश की है, और क्यों ना करे, क्योंकि इस युद्ध की वजह से खाड़ी देश भी भुगत रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा असर अगर अंकुर किसी पे पड़ रहा तो वो खाड़ी देश ही हैं। तमाम वो गल्फ की कंट्रीज हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर जो है वो पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। यूएई की बात कर लीजिए, कतर की बात कर लीजिए, बहरीन की बात कर लीजिए, ओमन की बात कर लीजिए, सऊदी की बात कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी बेल्ट है एक, ठीक है, जो इजराइल और ईरान के बीच पड़ती है। ऐसे में जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, अमेरिका का पूरा समर्थन जो है वो देखिए साफ तौर पे इजराइल के साथ है। ऐसे में इजराइल अमेरिका एक तरफ, ईरान एक तरफ, तो दोनों देशों के बीच पड़ने वाले जितने भी वो देश हैं, ये स्वाभाविक है कि उन पर असर जो है वो पड़ना लाजमी है ही है। और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि अच्छी खासी संख्या में इन खाड़ी देशों में हिंदुस्तान के भी कई सारे नागरिक रहते हैं। बिल्कुल समृद्ध, अगर तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे हम तो यहाँ पर मध्य पूर्व तनाव में जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, जितनी भी बातचीत की जा रही है, जितनी भी बयानबाजी आ रही है, अभी भी सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये युद्ध किसी भी पल टल सकता है या फिर किसी भी पल और उग्र हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बेशक ईरान ने 14 पॉइंट अपना प्रस्ताव रखा है, 14 पॉइंट पीस प्लान का, 14 पॉइंट पीस प्लान का प्रस्ताव रखा है, यानी ईरान की 14 शर्तें हैं जो वो चाहता है कि अमेरिका मान ले, लेकिन अमेरिका एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं होता आ रहा। हमने पहले भी देखा कि ईरान ने पाकिस्तान के हाथों जो है यहाँ पर प्रस्ताव भेजा अपना अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने सीधे तरीके से अगले दिन अपनी प्रेस वार्ता में सीधे दिन ये कह दिया कि जो ईरान ने भेजा है हमें, जो ईरान ने अपना प्रस्ताव भेजा है वो एक अस्वीकार्य प्रस्ताव है और हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उससे डोनाल्ड ट्रंप को फायदा नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की जनता को खुद लगने लग गया है कि समृद्ध की यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका या अमेरिका के लोगों की भलाई नहीं देख रहे, डोनाल्ड ट्रंप अपनी भलाई देख रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अब युद्ध भी टल सकता है। जितनी भी बातें निकल कर आ रही हैं, जिसमें ईरान भी कह रहा है और अमेरिका भी कह रहा है कि जो है सकारात्मकता निकलती आ रही है, मतभेद कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा बयान आना, डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि अगर मध्यस्थता को लेकर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारी सैन्य कार्रवाई की जाएगी, हमारी जो आर्मी है वो स्टैंड बाय पे है, हमारी यूनिट पूरी स्टैंड बाय पे है। तो यानी ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि अभी मध्य पूर्व तनाव में जो है मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, और इसकी वजह से पूरी पूरी दुनिया जो है समृद्ध वो अब झुलस रही है एक तरीके से। बिल्कुल। वैसे भारत की बात करें, भारत में गर्मी का स्तर भी इतना बढ़ता जा रहा है और उसमें तेल का रेट बढ़ने को लेकर भी यहाँ पर जनता तो परेशान है ही, और साथ ही उन 3 रुपए की कीमत आपने बताई कि 3 रुपए की कीमत में इजाफा आया है तेल की कीमत में, उसको लेकर भी राजनीति अलग गरमाई हुई है यहाँ पर। मतलब जो भारत की जनता है वो गर्मी से तो गरमा ही रही है और राजनीति देख देख कर भी गरमा रही है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तरीके से प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होता है, उसमें विपक्ष जो है एक के बाद एक जो है घेराव करने की कोशिश करता है, चाहे मेलोनी और मेलेडी वाला जो मुद्दा बोला जाए या फिर सीधे तौर पर कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस ही कह देता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सबको यहाँ पर भाषण देके घूमने चले गए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मध्य पूर्व तनाव को लेकर जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, जितनी भी चीजें निकल कर आ रही हैं, वो सारी चीजें ये दावा करती हैं कि अब किसी भी पल यहाँ पर या तो युद्ध रुक सकता है या तो युद्ध इस कदर बढ़ सकता है कि आने वाले समय में ईरान और अमेरिका को तो दिक्कत होगी ही, साथ साथ पूरी दुनिया को दिक्कत होगी। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अगर मध्य पूर्व तनाव अभी भी खत्म हो जाता है तो 6 महीने से सालों लग सकते हैं भारत को एक अच्छी दिशा में वापस लौटने में। यानी इतनी लड़ाई का, इन कुछ महीनों की लड़ाई का असर भारत तक पहुंच चुका है और उसका असर कब खत्म होगा डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसका असर जो है 6 महीने से सालों लग सकते हैं भारत को वापस अपने उसी अनुमानित नॉर्मल जो है मुद्दे पर आने में। इसमें साफ तरीके से कहा जा सकता है कि समृद्ध जितनी भी चीजें हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं।